हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछली वीडियोस को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कमेंट्स वीडियोस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, अलग अलग फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल है देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। आज हम उन सब की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, जैसे मतलब सिक्योरिटी प्रेशर, सॉरी सिक्योरिटी हमें हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल थ्रेट भी बहुत है देश की सिक्योरिटी में। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप सबको पता है पाकिस्तान हमारा कितना खास दुश्मन है। इधर से चाइना भी लगा हुआ है और बांग्लादेश में भी थोड़ी बहुत आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, मतलब काफ़ी खतरा है इंडिया को। ठीक है, तो उन सब से लड़ने के लिए इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं। ठीक है, तो उन सबको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में फोकस करेंगे पैरामिलिट्रीज़ के ऊपर स्पेशली, और आपको काफ़ी कुछ पता लगने वाला है पैरामिलिट्रीज़ के बारे में कि क्या क्या होता है पैरामिलिट्रीज़ में, और उनके रैंक स्ट्रक्चर वगैरह सब A to Z विद पे वगैरह में आप सब उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया को मेनली 3 जो चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस, इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसमें एक चीज़ आगे आएगी, वो मैं अगली वीडियो स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है सारा प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में आपको पता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी काम करती हैं। ठीक है, उसके साथ इनका साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भी देती है दोस्तों। ठीक है, और बाद में हमारी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है, दो तीनों, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याद रखना, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मनोहर पर्रिकर जी, उनके अंडर ये आती हैं। और जो हमारी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, जिसके हेड हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जिनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। ये आपने काफ़ी नाम सुने होंगे जिनकी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ उनके बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी शिलोंग एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेज। इनमें से काफ़ी नाम आपने सुने होंगे, काफ़ी नहीं सुने होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑलमोस्ट सबको पता होता है। ठीक है, CBI का भी पता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये नया नाम है हमारे लिए भी और सबके लिए ऑलमोस्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये सुना सुना सा लगता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, पठानकोट टेरर अटैक जो हुआ था उसमें NIA को बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद, ये वो अकेडमी है जहाँ पे IPS ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 अकेडमी हो रहे हैं इसमें। ये आते हैं दोस्तों सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और इधर हमारी फिर आती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इसमें 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज दोस्तों हमारी, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सशस्त्र सीमा बल। इन सब 7 फोर्सेज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों आपसे। इन फोर्सेज के ऊपर या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ये 7 जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं ये हैं असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, ITBP, NSG एंड
एसएसबी, एनर्जी का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आगे इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है क्या दोस्तों, हिंदी में इनको बोला जाता है केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल। रेफर्स टू द यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर ऑफ सेवन सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सातों की सातों फोर्सेज दोस्तों होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। इनका काम क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, देश की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी इन फोर्सेस पर होती है दोस्तों, ठीक है। और डिफेंस सर्विसेज में दोस्तों ये बॉर्डर्स को सिक्योर करने में इंडियन आर्मी की हेल्प करती हैं, ठीक है दोस्तों। इलेक्शंस करवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। टेररिस्ट और माओइस्ट अटैक आपने सुने होंगे दोस्तों, हमारे नक्सलाइट एरिया में होते हैं, ठीक है। तो उनसे प्रोटेक्ट करती है कंट्री को, वीआईपी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है दोस्तों। और नेचुरल कैलेमिटी जब हमारे देश में कोई भी आती है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों असम राइफल्स की। असम राइफल्स दोस्तों इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है दोस्तों। शिलोंग कैपिटल है हमारी मेघालय की, ठीक है। मेघालय कैपिटल शिलोंग है। सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों असम राइफल्स, 1835 में बनी थी, ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था, ठीक है। आज के दिन इनकी 46 बटालियन है और इनकी स्ट्रेंथ 66,411 इसमें पर्सोनल हैं, ठीक है। इनका काम मेन क्या होता है, काउंटर इंसर्जेंसी कंडक्ट करती हैं ये असम राइफल, और बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन का काम करती हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के साथ ये बॉर्डर को भी कंट्रोल करती हैं, जो अपना इधर नॉर्थ ईस्ट में जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम होता है जो वो इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करने में भी इनका काफ़ी हाथ है, ठीक है। तो इनका एक गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर इनका एक नेम है वन बॉर्डर वन फोर्स, ठीक है दोस्तों। ये आपको इसका लोगो आपको इधर दिख रहा होगा असम राइफल्स का, इनका ये लोगो है इनका, ठीक है दोस्तों। और इनका स्लोगन है वेलर ग्लोरी एंड सेक्रीफाइस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी फोर्स आती है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। काफ़ी लोगों ने सुना होगा दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है। एक बीएसएफ के एक मेंबर ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी काफ़ी चर्चा चल रही है दोस्तों आजकल, बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो बीएसएफ के बारे में जानते हैं दोस्तों क्या होता है। बीएसएफ क्या होता है कि जो प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ भारत की, वो है, ठीक है दोस्तों। और इसकी फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1965 को ही थी। और इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों, इंडिया के लैंड बॉर्डर को सिक्योर करना होता है, ठीक है। और प्रिवेंट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसके अलावा ये काउंटर इंसर्जेंसी भी कंडक्ट करवाता है, और जो अपना स्मगलिंग वगैरह जो होती है इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू, उनको भी रोकने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करता है, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ी डिटेल्स जानेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। इनका मोटो है दोस्तों ड्यूटी एंड टू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है दोस्तों। 186 बटालियंस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, और 2.5 लाख पर्सनल की इनकी स्ट्रेंथ है। और इनका अलग से एयर विंग है दोस्तों, मरीन विंग है, आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट्स है, ठीक है दोस्तों। क्रिक कमांडो बीएसएफ के कमांडो है जो कि गुजरात वाले एरिया में पोस्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है दोस्तों बीएसएफ, ठीक है। और इसको एक टर्म से नवाजा गया है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है, आप विकीपीडिया पे इसे सर्च करना, आपको पता चलेगा और भी काफ़ी नई चीज़ों के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। इनका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्मेशन 10 मार्च 1969 को हुआ था, और आज के दिन इसकी टोटल स्ट्रेंथ 146,526 यानी 1.5 लाख के करीबन है, ठीक है दोस्तों। CISF 300 इंडस्ट्रियल यूनिट और उससे अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे CISF को लगाया गया है, मेट्रो की सिक्योरिटी, और ओवर इंडिया और भी जो इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए लगाया गया है, जैसे कि एटॉमिक पावर प्लांट्स, ठीक है, जितने भी इंडिया में हैं उनकी सिक्योरिटी CISF करती है। स्पेस इंस्टॉलेशन, मीन्स, ऑयल फील्ड एंड रिफाइनरीज, मेजर पोर्ट, हैवी इंजीनियरिंग जैसे कि भेल, सेल, गेल, ये हमारे हैं। स्टील प्लांट्स है जैसे बैराजेज हैं, ठीक है,
जैसे डैम वगैरह हैं, फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं, एयरपोर्ट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट्स हैं, और जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो PSUs के अंडर आते हैं उन सबको CISF सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, 2006 में दोस्तों CISF ने एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप को रेज किया था टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी कवर टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द होम मिनिस्ट्री। मतलब होम मिनिस्ट्री जिन बंदों को नॉमिनेट किया है कि इनको अलग से सिक्योरिटी देनी है, तो उनको CISF की जो एक यूनिट है स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप वो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारी आती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है दोस्तों इनका। इनका लोगो है दोस्तों, इनका जो लोगो है वो आप देख रहे हो दोस्तों। इसमें एक कमांडो का वो लगाया गया है, जंगल वॉरियर कोबरा। इनकी अलग से यूनिट है, उसके आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो CRPF है दोस्तों वो सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 27 जुलाई 1939 को हुआ था, BSF से पहले। असम राइफल के बाद बनने वाली ये दूसरी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स थी दोस्तों। ठीक है, और आज के दिन 235 बटालियन है CRPF में, और उनकी स्ट्रेंथ 3,08,862 की है। इनका प्राइमरी रोल क्या होता है दोस्तों? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ओके, इससे क्या मतलब है कि जब स्टेट पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाती तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल जाट एजिटेशन हुआ था हरियाणा में, तो CRPF और BSF को बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनका दूसरा काम क्या होता है? इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी। देश को इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और काउंटर इंसर्जेंसी का काम करती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नक्सलाइट जो एरिया है वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया गया है। जनरल इलेक्शंस का काम भी CRPF का ही है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस जो होते हैं उनमें CRPF को भेजा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। इनकी 2 फोर्सेज हैं दोस्तों। फोर्सेज मतलब इनकी 2 यूनिट्स आ गए। रैपिड एक्शन फोर्स, ये ब्लू जो कलर में आपको दिख रही है इधर, ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका भी काम इंटरनल सिक्योरिटी में ही किया जाता है दोस्तों। उसके बाद कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। फुल फॉर्म ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि कोबरा की फुल फॉर्म क्या है। ये ऊपर जो आप देख रहे हो ये वाली जो इमेज है, ये वाली एक कोबरा कमांडो है। काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है दोस्तों इनकी कोबरा कमांडोज की, और ये गुरिल्ला वारफेयर के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है इनका दोस्तों। आप देख रहे हो, आपको लोकेशन से पता लग रहा है कि इनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होती होगी। ठीक है, इसका ये दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 को बनी थी। साइनो इंडियन वार ऑफ 1962, चाइना के साथ जब हमारी लड़ाई हुई थी तब इसका फॉर्मेशन हुआ था। भारत सरकार को एक कमी महसूस हुई कि बॉर्डर के लिए अलग पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, तब ITBP को बनाया गया था। आज के दिन इनकी 54 बटालियन है और इनकी स्ट्रेंथ 89,430 है। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है? इंडिया चाइना के बॉर्डर को, जो कि ऑटोनोमस बॉर्डर है तिब्बत वाला, उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिविल मेडिकल कैंप कंडक्ट कराते हैं ITBP। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर, जब भी कोई डिजास्टर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पहाड़ों में जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटी कोई भी आ जाती है, तो ITBP को बुलाया जाता है दोस्तों उसमें, अगर वो पास में है तो। ठीक है दोस्तों, इनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए। अगली पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इनका मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, एनर्जी कमांडोज आपने सुने होंगे। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि हमारा स्वर्ण मंदिर पे हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से देश को बचाने के लिए या उनसे लड़ने के लिए एनएसजी का गठन किया गया दोस्तों 1984 में। ठीक है, एक चीज़ इस चीज़ के बारे में खास बात लिखी हुई है, वो आपको समझना जरूरी है। इट इज़ नॉट कैटेगराइज्ड अंडर द यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज।
ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में तो आती है, लेकिन इनके जो तौर तरीके हैं या इनकी रिक्रूटमेंट वगैरह वो सब बिल्कुल अलग हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज से। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ना गूगल पे, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, एनर्जी ट्रेन टू कंडक्ट काउंटर टेररिस्ट टास्क इंक्लूडिंग काउंटर हाईजैकिंग टास्क ऑन लैंड, सी एंड एयर। ठीक है, बम डिस्पोजल में और आईईडीज़ होती हैं जो पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन है, और होस्टेज रेस्क्यू मिशंस है, उनमें काफ़ी अहम भूमिका इनको बचाने में करती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है तो वहाँ पे इनको बुलाया जाता है, कहीं पे जैसे बॉम्ब लगा हुआ है तो उसे डिफ्यूज़ करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद काफ़ी ऑपरेशंस में इन्होंने काम किया है। फॉर एग्जांपल मुंबई अटैक्स में एनएसजी को बुलाया गया था। उसके बाद अभी पिछले साल ही जो अपना पठानकोट टेरर अटैक हुआ था, लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह को आप जानते होंगे, वो एनएसजी के ही कमांडो थे, जो कि एक बम को डिस्पोज करते हुए एक्सीडेंट हो गया था और वो शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और इनका एक और काम होता है प्रोवाइड पर्सनल सिक्योरिटी टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस, जो कि सरकार जिनको ये कहती है कि इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो उनकी सिक्योरिटी में भी एनएसजी को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो हमारी फोर्स है वो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल है। हेडक्वार्टर इनका भी न्यू दिल्ली में ही है और इनका मोटो है सेवा सुरक्षा बंधुत्व। ठीक है, ये 20 दिसंबर 1963 को दोस्तों बनी थी। प्राइमरी टास्क इसका क्या होता है, आर्म्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को। ठीक है, और ये भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, जो कि जम्मू कश्मीर, एंटी नेशनल ऑपरेशन झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इन एरिया में ये पोस्टेड रहते हैं दोस्तों। और ये इंटरनल सिक्योरिटीज़ के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, लाइक इलेक्शन ड्यूटीज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये 7 जो हमारी फोर्सेस थी दोस्तों, ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। होप सो आपको काफ़ी कुछ पता लगा होगा इनके बारे में। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का वर्सेस पुलिस में उनका क्या रैंक होता है, आर्मी में क्या रैंक होता है, नेवी में क्या रैंक होता है, एयरफोर्स में क्या रैंक होता है और कोस्ट गार्ड में क्या रैंक होता है। ठीक है दोस्तों, इससे आपके दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में बनते हैं, लाइक एफकेट में, सीडीएस में, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, इनमें डायरेक्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट रैंक पूछ लिया जाता है कि पेपर में कि इसका बताओ क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हो तो आपको काफ़ी पता लगेगा। ठीक है, एक चीज़ देखना दोस्तों, सीएपीएफ के रैंक और कोस्ट गार्ड के रैंक ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या सारे ही सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह ही फोर्स है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, चलो दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला रैंक जो हमारा पैरामिलिट्रीज का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज का जो रैंक होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। अगर हम स्टेट पुलिस की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, आर्मी में कैप्टन के इक्विवेलेंट होता है ये रैंक। पहला लेफ्टिनेंट रैंक होता है, इससे डायरेक्ट भर्ती होते हैं, लेकिन प्रमोशन के बाद जब आप कैप्टन बनते हैं तो उसके इक्विवेलेंट होता है असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है दोस्तों, नेवी में लेफ्टिनेंट के बराबर होता है और एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, इधर ये असिस्टेंट कमांडेंट होता है। ठीक है, इनकी प्रमोशन हो जाती है दोस्तों, फिर करीबन 5 से 6 साल लगते हैं, डिप्टी कमांडेंट बन जाते हैं। उसके बाद स्टेट पुलिस में एडिशनल एसपी बनते हैं या एडिशनल डीसीपी बनते हैं। ठीक है, और आर्मी में मेजर बनते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर, इधर स्क्वाड्रन लीडर और डिप्टी कमांडेंट। ठीक है, उसके 4 साल बाद यानी तकरीबन 11 साल के अंदर अंदर आप सेकंड इन कमांड एसपी या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर, विंग कमांडर या फिर कमांडर जूनियर ग्रेड बन जाते हो। ठीक है, कमांडेंट बनने के लिए दोस्तों आपको 15 साल से लेकर 18 साल तक का टाइम लगता है किसी भी फोर्सेस में। पुलिस रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, इनमें शायद कम लगता हो। ठीक है, ये कमांडेंट इक्विवेलेंट रैंक है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी, कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी एंड ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, उसके बाद डीआईजी बनते हैं दोस्तों। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस डीआईजी इक्विवेलेंट होते हैं। ब्रिगेडियर होता है जो इंडियन आर्मी का, वो डीआईजी के इक्विवेलेंट होता है। इधर कोमोडोर होता है और इधर एयर कोमोडोर। ठीक है, ये फिर डीआईजी। उसके बाद फिर ये बनते हैं इंस्पेक्टर जनरल आईजी ऑफ पुलिस। इधर भी आईजी होते हैं दोस्तों, ये पुलिस के आईजी होते हैं, ये सीएपीएफ के आईजी होते हैं, मतलब स्पेसिफिक फोर्स के। जॉइंट सीपी बन जाते हैं दोस्तों। मेजर जनरल होते हैं आर्मी में, रियल एडमिरल, एयर वाइस मार्शल एंड इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईपीएस कैडर के जो
होते हैं, ठीक है। वो इंस्पेक्टर जनरल से ऊपर की जो भी पोस्टें होती हैं दोस्तों वो सारी इंडियन पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर को दी जाती हैं, ठीक है। इधर अपना लेफ्टिनेंट जनरल हो जाते हैं इसमें इंडियन आर्मी में, उसके बाद वाइस एडमिरल नेवी में, एयर मार्शल एयरफोर्स में, ठीक है। उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर जनरल जो कि एक IPS ऑफिसर होता है, इधर स्टेट स्पेशल डायरेक्टर जनरल सेम रैंक होते हैं दोनों दोस्तों। इधर लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जो हमारे अलग अलग कमांड को मॉनिटर करते हैं, इधर वाइस एडमिरल एयर मार्शल, ओके। देन दिस इज द फाइनल डायरेक्टर जनरल, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स का हेड, जैसे कि BSF के हेड डायरेक्टर जनरल हैं, वो ये रैंक होता है सबसे टॉप वाला रैंक। इधर डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट पुलिस, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मीज कमांडर स्केल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल, ठीक है। और इधर डायरेक्टर जनरल, इसमें एक और प्रमोशन हो जाती है तो सीधा जनरल बन जाता है आर्मी के, इधर एडमिरल और इधर मार्शल, ठीक है। तो ये रैंक है दोस्तों, रैंक स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। एक बार और इस वीडियो को देख लेना दोस्तों ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल ब्रिगेडियर पूछा जाएगा कि ब्रिगेडियर का इक्विवेलेंट रैंक क्या होता है एयरफोर्स में, ठीक है, या कर्नल का पूछ लेंगे दोस्तों, ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो अब ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों CAPF के रैंक और इंसाइनिया की कि इनको कौन कौन से रैंक दिए जाते हैं और उन कैसे उनके शोल्डर या कंधे पर जो पट्टियाँ होती है वो कैसी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले रैंक जो दोस्तों जो दिख रही है आपको, ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर, नॉन गेजेटेड पर्सनल के हैं, ऊपर वाले गेजेटेड ऑफिसर्स के हैं। असिस्टेंट कमांडेंट से शुरुआत करेंगे दोस्तों। 3 स्टार्स, जब आप असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर क्लियर कर लेते हो, ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाती है, तो आपको 3 स्टार मिलते हैं दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट एम्बलम मिल जाता है दोस्तों, फिर 1 स्टार और एम्बलम, देन कमांडेंट को ये वाला और दो स्टार्स। उसके बाद दोस्तों 3 स्टार हो जाते हैं DIG में और 1 एम्बलम। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल और DG। उससे नीचे वाले जो रैंक होते हैं 3 स्टार, इसमें भी है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे रेड और ब्लू कलर की पट्टियाँ मिलेंगी आपको, ये सब इंस्पेक्टर का रैंक और ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इनमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी असिस्टेंट कमांडेंट की और सब इंस्पेक्टर की, या आगे इससे अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि कैसे रिक्रूट किया जाता है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम कांस्टेबल से चलते हैं दोस्तों। इनका 2000 इनका ग्रेड पे होता है और पे जो इनकी होती है, ये पे बैंड, ये वाला जो पे लिखा हुआ है ये पे बैंड होता है 6460, ठीक है। तो इनके टोटल पे 8460 बनती है दोस्तों। ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो सब इंस्पेक्टर होता है वो होता है 4200 ग्रेड पे और 9300 पे बैंड, ठीक है। 9300 से 34,000 वाला आपने देखा होगा वो वाला। ये वाले 6th पे कमीशन के अनुसार है दोस्तों, एक बार समझ लीजिए, फिर 7th में भी ज़्यादा फर्क अभी नहीं आया है, बाद में आएगा। ये होता है दोस्तों मेन, जो कि काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट UPSC के एग्ज़ाम की। इस लेवल से आप स्टार्ट करोगे जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो। स्टार्टिंग ग्रेड पे होती है आपकी 5400 और आपका पे बैंड होता है 15,600 से लेके 39,100 तक, ठीक है। ये आपकी जो टोटल पे लिखी हुई होती है बेसिक पे, ठीक है। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद बढ़ते जाएंगे, फिर 6600 हो जाएगी, 7600, 8700, 8900, उसके बाद 10,000, 12,000, 12,000, फिर फिक्स, ठीक है। पे स्ट्रक्चर आफ्टर 7th पे कमीशन, ये दोस्तों इससे एक मोटा मोटा सा अंदाजा लग जाएगा आपको कि कितनी पे मिलने वाली है, ठीक है। तो पे बैंड और ग्रेड पे के हिसाब से आप देख लीजिएगा। असिस्टेंट कमांडेंट का ये होता है, ठीक है, 15,600 से लेके 39,100 5400 ग्रेड पे होती है दोस्तों, और 21,000 हमारा जो एंट्री पे होती है, ठीक है। इस 21,000 के ऊपर लगता था दोस्तों हमारा जो भी लगता है, जैसे HRA है, डेयरनेस अलाउंस है और काफ़ी अलाउंसेज है, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलते हैं, ड्रेस का अलाउंस मिलता है, वो सब, ठीक है। तो ये 7th पे कमीशन के बाद दोस्तों जो पे बैंड हो जाएगा, जो पे बैंड हमारा ये वाला था 15,600 वाला, वो बदल के हो जाएगा 29,900 से लेके 1,04,400 वाला, ठीक है। ग्रेड पे आपकी हो जाएगी दोस्तों 16,200, ठीक है। और एंट्री पे जो कि हमारी 21,000 थी 6ठे पे कमीशन में, वो हो जाएगी 63,000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करीबन सारे अलाउंसेस मिला के, अभी 2017 चल रहा है दोस्तों, 1 साल हुए पे कमीशन को लगे हुए,
जो न्यूली रिक्रूटेड जो असिस्टेंट कमांडेंट है, मतलब जो सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद, मिनिमम 70,000 के करीबन उनकी तनख्वाह बनती है दोस्तों, 70 के अराउंड, जिसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पोस्टेड हो। जैसे नक्सलाइट एरिया में अगर आप हो तो आपका अलाउंस और ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब करीबन 65 से 70 के बीच में आप मान के चल सकते हो कि आपकी सैलरी होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और डिस्कस करेंगे दोस्तों हम ये वाला, ठीक है। ये वाला है दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, ये है सब इंस्पेक्टर का। इनका 4200 ग्रेड पे था पहले दोस्तों, और जो पे बैंड था वो 9338 34,800 वाला था, ठीक है। उसके बाद आपका 4200 ग्रेड पे थी और 13,500 बेसिक पे थी, उसके ऊपर अलाउंस लगते थे। अब ये चेंज होकर 29,900 से लेके 1,04,400 बन गया है, ठीक है। और आपका 12,600 जो ग्रेड पे है और 40,500 आपका एंट्री पे है। इनकी पे करीबन दोस्तों 40 से लेकर 45,000 के करीबन इनका सैलरी बनती है सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। 40 के अराउंड, मतलब सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के, ठीक है। तो इससे काफ़ी डाउट आपके क्लियर होंगे। एक बार वीडियो पॉज करके आप देख भी सकते हो कि किस किस को क्या मिलेगा। और जो हमारा जो कांस्टेबल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, 1800 ग्रेड पे वाला। उसके बाद दोस्तों एंट्रीज पैरामिलिट्री फोर्स में आपको ज्वाइन कैसे करना है, कैसे आप जा सकते हो पैरामिलिट्री फोर्सेज में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों CISF, CRPF, BSF, ITBP और SSB। ये तो दोस्तों 5 ही फोर्स हुई। 2 फोर्सेज हमारी रह गई हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और असम राइफल्स हैं, ठीक है दोस्तों। उन फोर्सेज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंडियन आर्मी से इंडक्ट किए जाते हैं दोस्तों, और ऐसा ही असम राइफल में भी है, ठीक है। मतलब वॉलंटरी जा सकते हो आप, लेकिन उनके कुछ स्टैंडर्ड्स है वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी आप उन फोर्सेज में सर्व कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, फिजिकल वगैरह क्लियर किया और आप उसमें सर्व करने लगे, ठीक है दोस्तों। तो इन 5 फोर्सेज के लिए अलग अलग आपके एग्ज़ाम्स है वो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम है गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, जो कि 2017 में होगा आपका 23 जुलाई को, ठीक है। 6 महीने अभी पड़े हैं, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑफिसर्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज आर रिक्रूटेड थ्रू द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी हर साल CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है दोस्तों, और उसमें करीबन 300 पोस्ट के अराउंड रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेज में जूनियर कमीशन ऑफिसर जिनको कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सब इंस्पेक्टर दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है, CPO इसको बोला जाता है। उस एग्ज़ाम के द्वारा इनको लिया जाता है, ठीक है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। उसके बाद कांस्टेबल्स के लिए भी दोस्तों एक एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ही कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है हर साल, वो भी आप दे सकते हो अगर आपको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तो। इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेसिफिक एग्ज़ाम है जिनको मतलब SSC और UPSC नहीं कंडक्ट कराती, ये सीधा पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा ही कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल BSF है, ठीक है। इसमें जो इंजीनियर लगते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होता है जो इंजीनियर, उस एग्ज़ाम से होता है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट वर्क्स बोला जाता है, तो वो कराता है। जैसे डॉक्टर हैं, उसके बाद और बाकी जो भी वायरलेस ऑपरेटर, टेक्नीशियन, नर्स, स्टाफिंग नर्स और भी जितने भी जो कांस्टेबल वगैरह जो इनके आते हैं वो तो ऑन अथॉरिटी, मतलब वो खुद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारी थी डिफरेंट एंट्रीज BSF या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने के लिए, ठीक है दोस्तों।